Assalamu alaikum students. I'm Mohammad Zaid and your physics teacher. And the purpose of this video is to give you some idea about the physics paper in Board of Intermediate and Secondary Education Meerpur class. So the screen is shared with you and you can see this paper. So here we have three sections. In this paper, physics section A, it's MCQs, section B, short questions, and section C, descriptive questions or long questions. So let's have a look at this. तो अब इसमें देखें, इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है वो पहला सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए कॉज, बी कॉज एंड इफेक्ट, सी इफेक्ट एंड डी कोई रीजन है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो इफ द वेरिएबल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो इस पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे अगर आपको मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि लेट्स से कि टाइम है। सो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। और इसके बरक्स अगर आप डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस जो है वो आप कुछ किसी टाइम में आप कुछ डिस्टेंस को कवर करते हैं। सो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो कोई कॉज है, ठीक है। उस कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका ये। एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये A1, कॉज है इसका। अच्छा, उसके बाद द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्स कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशंस क्या है। तो फोर्स कांस्टेंट की आपसे जब डायमेंशंस पूछते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने पेपर सॉल्व किया था। तो इसमें आप देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो अगर आप स्प्रिंग फोर्स को देखें तो वो क्या होती है, वो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, जो हमने सिंपल पेंडुलम वाले केस में भी पढ़ा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले केस में भी पढ़ा था। एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, जो कि क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स जब होगी तो माइनस साइन भी आ जाएगा। तो अभी ये, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, के है। तो इस के की डायमेंशंस आपने बतानी है। तो आप इस के को जो है वो इन टर्म्स ऑफ एफ एन एच एक्स लिख सकते हैं। के यहाँ मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, तो एक्स यहाँ एफ के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो के इज इक्वल्स टू एफ और एक्स। और एफ आप जानते ही हैं वो होता है एम ए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम की डायमेंशंस जो होती हैं वो कैपिटल एम होती हैं। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशंस क्या है, एल। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। सो एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ये फोर्स की डायमेंशन है। और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक्स की डायमेंशंस क्या है, एल है। तो ये आपने एम एल टी माइनस टू यहाँ लिखा और ये एल नीचे लिखा। तो एल नीचे और ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एम टी माइनस टू। अब आप यहाँ से जाके देखेंगे तो ये आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये वाला जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम टी माइनस टू, ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एम टी माइनस। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है आपसे द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज अब आपसे पूछिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, अब इसको समझना, ये जरा पहले समझना भी होता है क्या है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इफ 4 times of its maximum height was its, what is its angle of projection। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज क्या है, हाइट क्या है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं और उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने फिजिक्स की किताब उठाएंगे और प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेट करनी है। आपको कंडीशन क्या दी है कि जो रेंज है वो हाइट के, मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है, यानी आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच। क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आर, कैपिटल आर जो कि रेंज है, वो है 4 टाइम्स ऑफ एच। एच स्लैश मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ, एच मैक्सिमम, ठीक है।
तो ये कंडीशन होगी। अब आपने आर की वैल्यू पुट करनी होगी और एच की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो वो आप बताएंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो कैसे बताएंगे, अब आप देखें यहाँ पे इधर जाके, इसको काटते हैं, यहाँ से जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या किया है, फॉर्मूला फॉर रेंज क्या है, वी स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन टू थीटा भी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर साइन टू थीटा को आप टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, जी है। इसी तरीके से हाइट क्या होती है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। अब रेंज जो है, जो कि रेंज है टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ये 4 टाइम्स ऑफ एच है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई ये एच। सही है। अब यहाँ से साइन थीटा से चला गया, जी से जी चला गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चला गया, टू इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 चला जाएगा। और आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा के। अब यहाँ पे साइन थीटा के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, या कॉस थीटा के साथ भी वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वन मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा के साथ, तो यहाँ पे कॉस इधर आके इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, थीटा अगर आपने फाइंड करना हो तो इसको आप कैसे आगे वो लेके चलते हैं, आप इसको ऐसे करते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू टेन की पावर टेन इनवर्स, जो कि टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स क्या वैल्यू है, 1। तो जब आप ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे टेन इनवर्स 1, तो आपके पास जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। थीटा इज इक्वल्स टू 45 ऑफ डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है, बी क्या हो जाएगा, बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अच्छा अब इसके बाद देखें, इसके बाद फोर वाला जो क्वेश्चन है, फोर, उसमें देखें उसमें क्या पूछ रहा है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। यानी कि कौन सा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए कि जिसमें जो रेंज हो प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम रेंज से आधी हो। ठीक है, मैक्सिमम रेंज से क्या हो, आधी हो। लेट से, ये मैं आपको थोड़ा सा ये पहले समझा दूं, ये क्या कह रहा है कि लेट से कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई बॉल है, और आपने क्या किया है कि कोई बॉल है, ये ऐसी इस किस्म की कोई बॉल है, इसको आपने किक मारी तो ये ऐसे उड़ के जो है वो इधर आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई। तो ये क्या है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, यानी इसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो आपने किसी थीटा पे इसको जो है, ये एंगल है, इस थीटा पे आपने फुटबॉल को किक मारा था, तो वो फुटबॉल जो है वो उड़ती हुई यहाँ पे आई, उसने एक्स और वाई एक्सिस में 2D प्लेन में ये डिस्टेंस कवर किया और वो इधर आ गई। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। अब वो कह रहे हैं कि बॉल इधर नहीं आनी चाहिए बल्कि बॉल यहाँ आ रही है, यहाँ आ जाए, तो फिर ये थीटा क्या होगा, यानी बॉल आपकी ऐसे उड़ के इधर आ जाए, तो अब ये थीटा क्या होना चाहिए, अगर पहले थीटा कुछ और था तो अब थीटा क्या होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये आपने बताना है, तो ये अब कैसे करेंगे, इसमें भी इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे ये आप देखेंगे यहाँ से कि मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज का किस थीटा पे होती है, मैक्सिमम रेंज होती है, चूंकि आप देखेंगे जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये मैक्सिमम रेंज है। अब साइन थीटा आप जानते ही हैं 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो टू यहाँ पे ऑलरेडी है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, तो 45 इंटू टू 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, अब ये कंडीशन इसकी देख लें, मैक्सिमम रेंज क्या है 45 डिग्री पे, और वो क्या है, आर मैक्सिमम क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। लेकिन आपने जो क्या, आपको जो कंडीशन दी थी वो क्या है कि रेंज आपकी अब हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज।
तो मैक्सिमम रेंज का हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टू कर देंगे। सो आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाई टू। आर क्या है, आर मैक्सिमम क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और इसके साथ का टू ये इधर आ गया। और वैसे आर क्या होता है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2। और ये क्या है, साइन टू थीटा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो टू थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। टू थीटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक स्टेप मिस हुआ हुआ है, उसको अगर आप देखें तो वो स्टेप क्या होगा, वो स्टेप असल में है कि टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे टू थीटा है, लेकिन आपने थीटा बताना है, तो टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ में आप देखें, इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर विल बी। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आप समझें कि इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर भी दैट से, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि वैसे तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो नॉन जीरो है इन वेक्टर्स का, लेट से कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 4 है। लेकिन जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि ए क्रॉस बी, जो कि होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी साइन थीटा क्या आ रहा है, ए बी साइन थीटा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन ए और बी इंडिविजुअली जो है वो नॉन जीरो हैं। तो अब क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है कि वेक्टर जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हैं, अपोजिट टू ईच अदर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, या बोथ एंड, पैरेलल भी हैं या अपोजिट भी हैं। तो अब आप देखें, जब साइन थीटा होता है तो साइन थीटा क्या है, अगर ऑर्थोगोनल हो वेक्टर्स तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ऐसे, ये ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर कैसा है, ये, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। एक वेक्टर क्या है, इस तरीके से, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल। इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। एक क्या है, एक डाउनवर्ड हो और एक अपवर्ड हो, तो इसमें जो है वो क्या बन रहा है, अब वेक्टर ऐसे हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, ठीक है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस केस में अपोजिट है, ये अपोजिट है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट है। तो आप जानते ही हैं, आप साइन थीटा की वैल्यू आप सब जानते हैं कि क्या होती है, साइन थीटा, साइन जीरो कहाँ पे होता है, साइन जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। दो वेक्टर्स जो है वो अगर पैरेलल टू ईच अदर हो, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल टू ईच अदर हो, तो उस केस में क्या होगा, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, फिफ्थ का ए। उसके बाद सिक्स में आप आ जाएं, अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया है, ठीक है, लेट से कैसे, ये कोई प्रोजेक्टाइल, ये कोई बॉल है, और इसको आपने लॉन्च किया, ये उड़ता हुआ गया इधर आ। अब पूछ क्या रहा है आपसे, 45 डिग्री पे आपने इसको लॉन्च किया है, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इसको आपने लॉन्च कर दिया, और उसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, दैट से वो ई थी। सॉरी फॉर दिस। ओके, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुंच जाएगी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है। ये एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रहा है, वर्टिकली भी ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकली जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले तो ये समझें। तो वर्टिकली जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए, जब कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो उस वक्त इसका जो वाई कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है, वी एक्स आप इसको कहते हैं, वी एक्स, ये नॉन जीरो होता है।
और वी वाई क्या हो जाता है, वी वाई आपका जीरो हो जाता है। तो अब आप जो है वो जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को जब बैलेंस करेंगे तो उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, जो मैंने आपको बना के दिखाया था अभी प्रोजेक्टाइल। तो वी वाई जो है, वी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो है। ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स, एक्स कंपोनेंट है उसका। तो वी एक्स क्या होता है, वी कॉस ऑफ थीटा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑन द टॉप at the highest point is half m v x स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स तो हमारे पास नॉन जीरो है, जो कि वी कॉस थीटा है। लेकिन वी वाई जो कि वी साइन थीटा है, वो हमारे पास जीरो है। तो जब वी साइन थीटा हमारे पास जीरो है तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाएगा। सो हाफ एम वी स्क्वायर, और ये कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को हमने अलग लिख लिया। अब ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दिया। और कॉस थीटा, थीटा हमें बता दिया था 45 डिग्री है। तो कॉस 45 जो है वो 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो इस तरीके से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑन द टॉप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E/2, यानी कि हाफ ऑफ ई। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे आधी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑन दी टॉप ऑफ दी फ्लाइट होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 0.5 E. Two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energy E1 and E2 are in the ratio of। अब कह रहे हैं कि दो बॉडीज हैं। उन दो बॉडीज के मासेस हैं, एक बॉडी वन है जिसका मास m1 है, बॉडी टू है जिसका मास m2 है। उनका मोमेंटम क्या है, इक्वल है। मोमेंटम क्या है, इक्वल है। देखें, मास इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं है मास इक्वल है। मास जो है वो अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन इनका मोमेंटम क्या है, वो इक्वल। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम वी, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई हल्का है और वो तेज वेलोसिटी से जा रहा है, और कोई भारी ऑब्जेक्ट है वो हल्की वेलोसिटी से जा रहा है, तो कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें इन दोनों का मोमेंटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 है, एक का मास m2 है। उनका मोमेंटम क्या है, बराबर है, यानी P1 और P2 क्या है, बराबर है। सही है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट के लिए, और मास इंटू वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या है, वो इक्वल है, वो सेम। और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, E1 है और E2 है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो आपने बताना है, यानी E1/E2, ये क्या होगा, ये रेशो आपने बताना है। तो ये रेशो आप कैसे बताएंगे, अब हम देखते हैं यहाँ जाके। ये देखें आप कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको अगर आप लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आप जानते ही हैं, ये आपको शायद पता हो कि ये कैसे आया है। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे आया है। असल में क्या होता है कि आप यहाँ देखें, ई क्या है, ई होता है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सही। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो है मास से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, और डिवाइड कर दूं, यानी इस एनर्जी को ही क्या करूं, यहाँ ब्रैकेट बना देता हूं ताकि मिक्स अप ना हो जाए, और यहाँ पे ब्रैकेट बना के m/m कर दूं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम ही रहेगी। लेकिन इसका एक फायदा हमें हो जाएगा, अगर हम ये ऊपर वाले m को यहाँ पे ले जाएं, अंदर ले जाएं, तो यहाँ से ये m खत्म हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। और ये वाला जो m है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो m²v²। ठीक है, तो इसको जो है m²v² को आप ऐसे लिख सकते हैं, mv और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एम वी अब आप जानते ही हैं, एम वी क्या होता है, मोमेंट, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा पी। ठीक है। तो P² और ये हाफ, और ये 1/m। तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं P² डिवाइडेड बाय
2m। ठीक है, तो ये इस वजह से पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये ई आ गया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब आपने रेशोज लिख, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखें ना, ये एनर्जी है, एनर्जी ई वन भी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप लिख सकते हैं, ई टू भी इन टर्म्स ऑफ आप मोमेंटम आप लिख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो पी पे डिपेंड कर रही है और एम पे डिपेंड कर रही है, और टू तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन पी क्या है, पी भी कांस्टेंट, इक्वल मोमेंटम है। ठीक है, तो इक्वल मोमेंटम का मतलब क्या है कि ई 1 और जो P1 होगा मोमेंटम 1, और P2 जो मोमेंटम 2 है, वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम है। ठीक है, तो फिर क्या चीज रह जाती है, सिर्फ m रह जाता है। तो अब ये E का और m का आप देख लें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, E इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, तो अब 1/m अगर रिलेशन है, तो फिर E1 डिवाइडेड बाई E2 क्या हो जाएगा, E1 का जो मास होगा वो m1 होगा, वो इधर आ गया इनवर्स रिलेशन। E2 का जो मास होगा वो m2 होगा, वो ऊपर आ गया इनवर्स रिलेशन। सो E1 और E2 का रेशो क्या हो जाएगा, m2 डिवाइडेड बाई m1। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा वो ऑप्शन है करेक्ट, और उसको आप टिक कर देंगे। तो आप जो है वो देख लें यहाँ कौन सा ऑप्शन है, E1 डिवाइडेड बाई E2 जो है वो क्या है, m2 डिवाइड बाई m। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही है। अच्छा, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर। अब कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, सही है, लेकिन मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा, किसका मोमेंटम मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, या अल्फा पार्टिकल का। तो आप यहाँ पे इक्वेशन अब देखें, इक्वेशन कैसे सेट करेंगे पहले वो चेक करें। वो आप देखें, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me। ठीक है, ये पी स्क्वायर और ये 2m यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2me हो जाएगा ये। और ये स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो इधर रेडिकल आ जाएगा। अब देखें, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है चारों की। काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि चारों की सेम है, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो ई जो है वो, उसका कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि ई चारों के लिए सेम है। टू जो है वो कांस्टेंट है। तो अब देखें पी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडिकल ऑफ एम पे। ठीक है, पी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडिकल ऑफ एम पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब पी रेडिकल ऑफ एम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि पी जो है जब एम पे डिपेंड कर रहा है, तो इन चारों में से सबसे हैवी कौन सा है। तो सबसे हैवी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन से 2000 गुना इसका वजन कम है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या है, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो इनका वजन भी जाहिर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से ज्यादा है। और अल्फा पार्टिकल क्या है, दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन हैं। तो सबसे भारी क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा, अल्फा पार्टिकल का, डी। ठीक है, अच्छा इसके बाद द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज। हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है, रोटेशन कर रही है। और रोटेशन क्या है, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो पूरे दिन की बात हो रही है कि पूरे दिन में वो कितना अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो कोई अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई सफियर है, और वो सफियर अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसकी कंप्लीट रोटेशन कितनी डिग्रीज होती है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को जब आप पाई में कन्वर्ट करते हैं, तो वो किसके बराबर होती है, 2 पाई के। तो कंप्लीट रोटेशन इन रेडियंस क्या हो जाएगी, 2 पाई ऑफ रेडियन, या 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन ये क्या है, ये कंप्लीट रोटेशन है। और टाइम कितना कह रहा है, पर आवर। तो आपके दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 24 से। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 24। तो दो जब 24 से डिवाइड होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो पाई डिवाइडेड बाई 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 12। देखें ना, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अर्थ की जो कंप्लीट वन रोटेशन होती है वो 2 पाई रेडियन है, 24 घंटे में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 पाई एफ। इसको टाइम में लिखेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो टी नीचे आ जाएगा। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। ठीक है, आवर्स।
सो पाई डिवाइडेड, ये 2 से 24 गया, तो पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन पर आर। हमसे रेडियन पर आर में पूछा था। आपसे मिनट में पूछ सकते हैं, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको आना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा सोच लीजिएगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, उससे आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। नीचे 12 के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर सेकंड्स में देखना हो तो 12 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ऑन टू द नेक्स्ट वन, वो क्या है। A man with his arms at his sides is spinning on a light frictionless turntable. When he extends his arms, then अब क्या है, अब ये इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। एक बंदा है जो किसी जो है टर्न टेबल पे बैठा हुआ है, जैसे कुर्सी है, घूमने वाली कुर्सी है। उस कुर्सी पे एक बंदा बैठ गया है, ठीक है। जैसे स्टूल नहीं होता जो रोटेट करता है, जो रोटेट होता है स्टूल, उस स्टूल पे एक बंदा बैठ गया है। अब वो स्टूल को उसने क्या किया है, रोटेट किया, और वो उसके साथ घूम रहा है, सही है। एंगुलर मोमेंटम अब आप फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या होगा एंगुलर, क्योंकि मास है, वो मूव कर रहा है, एंगुलर मोशन है उसका, और मास है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम है तो वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आई टाइम्स ओमेगा, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, या एंगुलर स्पीड भी आप कहते हैं इसको। तो अब क्या है, या एंगुलर वेलोसिटी भी आप कहते हैं इसको। तो अब क्या कह रहे हैं कि विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स, पहले उसके हाथ क्या थे, हाथ उसके ऐसे थे और वो ऐसे यूं घूम रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने अपने हाथों को एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया अपने हाथों को, और अब वो जो है टर्न टेबल पे घूम रहा है। अब क्या हुआ, क्या है, पहले क्या था, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कम था, क्योंकि उसके हाथ एक्सटेंड नहीं थे, हाथ उसके साइड पे थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम था, तो वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, तेजी से वो घूम रहा था। लेकिन जूं जूं इसने अपने हाथों को एक्सटेंड किया और आगे किया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कि जो मोमेंटम पहले था बाद में भी वही मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम जो है वो आर्म एक्सटेंड करने से पहले और आर्म एक्सटेंड करने के बाद, दोनों उसमें मोमेंटम क्या होगा, सेम। तो मोमेंटम अगर सेम है तो आप देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्सटेंडिंग आर्म्स इंक्रीजेस रोटेशनल इनर्शिया। जब वो आर्म एक्सटेंड करेगा तो आई बढ़ जाएगा। तो अब एक चीज बढ़ रही है तो कांस्टेंट रहने के लिए दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ओमेगा को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देखें किसी ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है इज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीजेस। तो डी तो नहीं है, रोटेशनल इनर्शिया उसका बड़ा है। तो जब रोटेशनल रोटेशनल इनर्शिया उसका बड़ा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डिक्रीज। उसके बाद क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कि कोई बॉडी अगर जो है उसको आपने ऊपर से थ्रो किया है, और क्या है कि वो जब नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन होगी ना, और क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ स्ट्राइक करेंगे, फ्रिक्शन होगी। तो अब एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, और दूसरी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। एक अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जब ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाएंगी, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है कि अब ये जो बॉडी है जो कि नीचे आ रही है, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो अब फोर्स जीरो हो गई, नेट फोर्स जीरो हो गई। तो ये क्या करता है, ये फिर जो है सेम वेलोसिटी के साथ जो है नीचे आ रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि फिर आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक चीज नीचे आ रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। 0 मीटर। एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। वेलोसिटी का जो है टाइम डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज का जो डेरिवेटिव है, जाहिर है टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, इसके बाद आपसे पूछ रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वीई क्या होता है, वीई क्या है, 2gm/r। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, बट इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन, न्यूटन का जो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ऑब्वियसली। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, एम, मास ऑफ द प्लैनेट, और आर, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास होगा, एस्केप वेलोसिटी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। जितना छोटा जो है वो रेडियस होगा, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस रेडियस के जो है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट के इनवर्स उसका रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी का, और मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, बट इन दी स्क्वायर रूट टर्म, ठीक है। तो मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन देख लें किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, रेडियस ऑफ पेरेंट, बोथ मास एंड रेडियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। According to Pascal's law, if the area of second piston is 20 times that of first piston, if the force on first piston is 200 pounds, then force on second piston is what? देखें, पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ में क्या होता है, पास्कल लॉ में जैसे दो पिस्टन है, पिस्टन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एरिया को कम, पिस्टन को दबा रहे हैं, फोर्स आप लगा रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, या पिस्टन उठा रहे हैं तो जो है एरिया उसका ज्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास दो एरियाज होते हैं, ठीक है। और आप अपनी किताब देखेंगे तो किताब में आपको फिगर भी नजर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से जाके देख लूँ, या चलें देख लूँ, चलें छोड़े, आपको देख लीजिएगा, डिस्कस कर देते हैं सिर्फ। तो उसमें क्या है कि जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऑन एक पहले एरिया पे जो फोर्स और एरिया है, फोर्स लग रहा है उस एरिया पे, वो बराबर होगा जो दूसरे एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2। तो P1 क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सेकेंड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई A2। जब आप यहां से इसको देखेंगे, ये पास्कल लॉ है, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। आपको जो है वो F1 दिया हुआ है, आपको एरिया 1 दिया हुआ है, आपको एरिया 2 दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो है फोर्स फाइंड करनी है, F2, सेकंड पिस्टन पे फोर्स कितनी लगी। तो गिवन क्या है, गिवन आपको क्या था, एरिया ऑफ द सेकंड पिस्टन इज 20 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट पिस्टन। यानी कि अगर पहले पिस्टन का एरिया A1 है, तो दूसरे पिस्टन का एरिया क्या है, 20A1, 20 टाइम्स ऑफ A1। और पहले वाले पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 200 पाउंड लग रही है। तो अब ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 आपका हो जाएगा, ये देखे ना, ये F2 है ना यहाँ पे, F1/A1, F1/A1, और ये A2 यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो। अब A2 क्या था, 20 टाइम्स A1 था। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको एनोटेट कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये F2, F2 इज, या F2 इज इक्वल्स टू, F1 कितना था, 200, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट बना देता हूँ, 20 टाइम्स A1 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, सो 200 × 20, तो ये क्या हो जाएगा, 4000, 4000 पाउंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई 4000 पाउंड आंसर है या नहीं है। अगर होगा तो उसको टिक कर दिएगा, नहीं हो तो फिर मीरपुर खास बोर्ड से जाके जो है रुजू कर दिएगा, और उनको बोलिएगा कि आप
अपनी जो प्रिंटिंग है उसके ऊपर काम करें, और जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलें, और प्रिंटिंग जो है उसकी, या जो आपने पेपर प्रिंट किया है उसकी कम से कम प्रूफ रीडिंग जो है वो करवा दिया करें। तो यहाँ £4,000 आ जाएगा आंसर। अच्छा, उसके बाद द बर्नौलिया इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस किस कंजर्वेशन लॉ से जो है आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। द चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर फॉलोज, कौन से लॉ को फॉलो करता है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे याद है। तो हमने वो किया था, जो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो क्या है? 1 - e⁻⁻t डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है, तो ई आ रहा है इसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ को जो है वो क्या करता है? फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एक्सपोनेंशियल लॉ। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या है ये, आप देखें। क्यू, जो चार्जिंग है, चार्ज बिल्ड्स अप ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, वो क्या है? क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 - e⁻⁻t डिवाइडेड बाय आर सी। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें आ रही है, तो इस वजह से क्या है? एक्सपोनेंशियल लॉ। ठीक है, और आप कर्व भी देखेंगे, इसका जो कर्व बन रहा था चार्जिंग का, वो किस किस नौइयत का कर्व बन रहा था? तो ऐसा था, ये अगर इधर टाइम है और यहाँ पे क्यू है, और ये कोई पॉइंट है जो क्यू नॉट है। ठीक है, वो क्या होता है? 66.66%, जो सिक्स या 63 पॉइंट समथिंग था, इतना जो चार्ज अगर बिल्ड हो जाए तो उसको क्यू नॉट कहते हैं। तो ये किस किस तरीके से ये फॉलो कर रहा था? आई थिंक ये इस तरीके से जो है, या आई गेस, आई डोंट नो अभी क्या है ये, इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन नहीं था, सही है, स्क्वायर भी नहीं था, बल्कि एक्सपोनेंशियल, इस तरीके का कर्व था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल लॉ को क्या करता है? ये फॉलो करता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम। पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या किया है? एक तार है, तार के दो सिरों में आपने पोटेंशियल, एक को एनोड के साथ कनेक्ट किया, एक को कैथोड के साथ कनेक्ट किया, यानी एक को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया? डबल कर दिया। यानी एक को अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे को आपने पहले 12 के साथ किया था, अब 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो पोटेंशियल आपको क्या हो गया? डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? यानी इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला है? वो वी डी। वी ड्रिफ्ट क्या है? वी, यहाँ पे वी जो है कैपिटल वी है, जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर एन ई ए, एरिया ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नंबर ऑफ, ये नंबर डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे? वोल्टेज के किस, डायरेक्टली इसका रिलेशन है वोल्टेज के साथ। तो अगर वोल्टेज आप डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डबल। अच्छा, उसके बाद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल while the separation of the slit is halved then fringe width will be, क्या कह रहा है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप जानते ही हैं वो क्या था, कि यहाँ पे अगर मैं बना दूं इसको, ये है और ये डबल स्लिट है, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये। ठीक है, S1 ये S2। ठीक होगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल। ये स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है। ये कह रहा है कि पहले अगर ये डिस्टेंस D था, तो अब ये क्या हो गया? 2D हो गया, इसको डबल कर दिया, डिस्टेंस क्या हो गया? 2D हो गया। ओके, distance between the slits and the screen is double while the separation of the slit is halved। जो स्लिट्स की सेपरेशन है, जो स्लिट सेपरेट हुई हुई थी, उसको क्या कर दिया? वो हाफ हो गया। स्लिट्स, स्लिट की एक स्लिट ये, एक स्लिट ये इनकी सेपरेशन थी। ये पहले दैट से जो है वो, तो इसकी वैल्यू थी दैट से एल थी, अब ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म होके एल डिवाइडेड बाई टू, हाफ हो गई।
स्लिट की सेपरेशन क्या हो गई है, हाफ, एल डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, पहले यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही थी, जब आपने ये चेंजेस किए हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा ये बताना है। तो फ्रिंज की विड्थ है, उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है वो आप देखेंगे। वो फॉर्मूला है ये, और इसी के साथ जो है वो हम अपनी वीडियो को ख़त्म भी करेंगे। तो ये फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला इज दिस। ये क्या है, ये फ्रिंज विड्थ है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा, जो कि वेवलेंथ है। एल क्या है, जो कि सेपरेशन है बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, वो एल है। और डी क्या है, स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन, ठीक है। ये जैसे अगर मैं दोबारा यहाँ एनोटेट कर दूं, तो ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये एल है, कैपिटल एल। और ये जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डी है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। तो एल प्राइम क्या है, जो नई एल है वो क्या है, ये जो नई सेपरेशन है वो टू टाइम्स ऑफ प्रीवियस एल है। सो टू टाइम्स ऑफ एल, यानी कि ये डबल कर दिया, पहले एल था अब ये टू एल हो गया, सही है। सो एल प्राइम क्या है, टू एल है। और न्यू सेपरेशन जो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, ये पहले डी था, अब ये डी बाई टू हो गया। डी प्राइम क्या है, डी बाय, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा। और एल प्राइम क्या है, टू एल। और डी क्या है, डी बाई टू। सो टू, और ये टू इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो टू टू ज़ा फोर। और ये लैम्डा एल डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स ऑफ बीटा। तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो फोर टाइम्स हो जाएगी जब आपने ये चेंजेस किए हैं अपने अपरेटस में। तो आपकी जो फ्रिंज की विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, चार गुना बढ़ जाएगी। अगर पहले वो 1 नैनोमीटर थी तो अब वो 4 नैनोमीटर हो जाएगी, या अगर 1 माइक्रोमीटर थी तो अब वो 4 माइक्रोमीटर की हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जो हम सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो हम जो है वो फिर देख लेंगे, उसको कब डिस्कस करना है। अगर डिस्कस करना हो तो आप मुझे बता दिएगा कमेंट्स में, तो फिर जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और नहीं करना हो तो फिर खुद ही कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।